हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन नॉलेज बर्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग कैसे अच्छा स्कोर करें, 70 प्लस स्कोर कैसे करें। दोस्तों एक्चुअली बहुत सारा हमारा जो व्यूअर्स है उनका रिक्वेस्ट था कि सर टेक्निकल के ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि हम टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए या किसी भी एग्जाम क्रैक करने से पहले आपको उस एग्जाम के बारे में समझना पड़ेगा। मतलब उस एग्जाम का जो सिलेबस है उसको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा और उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या चीज हमको पढ़ना है और क्या क्या चीज हमको छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अगर आप फास्ट अटेम्प्ट पे कम टाइम में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से टाइम कम मिलता है, इसी में के अंदर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। दोस्तों एक चीज होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, एक मंत्र होता है हार्ड वर्क, दूसरा मंत्र होता है स्मार्ट वर्क। कोई बोलता है हार्ड वर्क करो, कोई बोलता है स्मार्ट वर्क करो, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्मार्टली हार्ड वर्क किया जाए। मतलब देखिए हार्ड वर्क का मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ना तो है, हार्ड वर्क तो जरूर करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम पढ़े बिना, हार्ड वर्क किए बिना हमको कोई मंजिल हासिल नहीं होगा, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हार्ड वर्क करे तो करे, कौन सा टॉपिक के ऊपर करे, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर करे, कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करे, कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे, कौन सा सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी दे, तो इसको पहले हमको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस वीडियो लेके आए। ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम सब्जेक्ट्स का प्रायोरिटी सेट करें, कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम के लिए पढ़े, ज्यादा डिटेल में पढ़े और कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ने से भी चल जाएगा। तो इसी के लिए ये वीडियो है, तो अंत तक देखते रहिए, बहुत सारा चीज आपका क्लियर होगा, बहुत सारा जो डाउट्स होता है वो क्लियर होगा। कि दोस्तों होता क्या है, बहुत सारा आप ऐसा स्टूडेंट देखेंगे जो 3-4 साल से पढ़ रहा है लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज को नहीं पकड़ा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं पकड़ा, पूरा सिलेबस कवर किया, बहुत सारा ऊट पटांग का चीजें पढ़ लिया जो एग्जाम में नहीं आया। लेकिन उसने हार्ड वर्क तो किया, लेकिन उसमें उस हार्ड वर्क में स्मार्टनेस मिसिंग था। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे। तो चलिए इसके लिए हमने क्या किया है, जो सब्जेक्ट्स है उसको हम लोग रेटिंग दिए हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार एंड 2 स्टार, ऐसे करके रेटिंग्स दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं 5 स्टार के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आता है। दोस्तों जो ऊपर में 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार जो रेटिंग है, ये सब्जेक्ट का प्रायोरिटी के ऊपर है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आता है और कौन सा सब्जेक्ट को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ज्यादा टाइम देके पढ़ना है, ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। तो इसके लिए पहले आ जाता है 5 स्टार सब्जेक्ट्स। तो 5 स्टार सब्जेक्ट्स के अंदर हमने जो 4 सब्जेक्ट्स को चूज किया है उसमें है एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बीएमसी। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ रख के बोलते हैं बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, देखिए दोस्तों बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका आ जाता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक कंपाइल है, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है आरसीसी। तो बेसिकली ये आप देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट्स है, लेकिन इस 5 सब्जेक्ट्स को हम लोग 3 सब्जेक्ट्स में कोलैब किए हैं। क्यों किए हैं ये आपको बताएंगे। अब देखिए पहला जो सेट है बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसमें हर साल कम से कम 20 प्लस मार्क्स का क्वेश्चंस आपका आ जाता है, 20 प्लस क्वेश्चंस आपका इस सब्जेक्ट से आ जाता है। इसमें हाईएस्ट एक बार आया था 30 मार्क्स 2004 में। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें सोम है एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस है। हम बता देंगे कि इसके अंदर भी सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट्स को समझ लेते हैं। तो सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस में इसमें आपका कम से कम 15 प्लस मार्क्स आप ला पाए, मतलब एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम मार्क्स 25 आया था एक बार, 24 एक बार आया था, जो आया था आपका 2013 में 24 मार्क्स आया था ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में। और फिर आता है आपका आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स एक बार आया था 2007 में 25, लेकिन ये एवरेजली आपको 15 या फिर 12 प्लस मार्क्स आपको दे जाएगा। तो इसलिए ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ये बहुत कंसिस्टेंट है। देखिए ये जो सब्जेक्ट्स को मैं रेटिंग दिया हुई है उसका वेटेज एंड कंसिस्टेंसी के ऊपर। वेटेज मतलब इसमें से ज्यादा मार्क्स आता है और कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंटली आता है। ऐसा नहीं है कि किसी साल 5 मार्क्स आ गया, किसी साल 25 मार्क्स, हर साल कम से कम 15-20 ऐसे मार्क्स आता है। मतलब 12 प्लस मार्क्स इन सब सब्जेक्ट्स में आता है, इसलिए इस सब्जेक्ट्स को जगह मिला है 5 स्टार रेटिंग में। तो देखिए अगर हम 5 स्टार सब्जेक्ट्स का बात करें तो ये 5 स्टार सब्जेक्ट्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपको 45 प्लस मार्क्स दिला सकता है। 45 प्लस मार्क्स आपको दिला सकता है। मिनिमम 35 प्लस मार्क्स आपको मिलेगा, मैक्सिमम आप 45 प्लस मार्क्स भी जा सकता है।
क्योंकि मैंने बताया एक बार बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 30, आरसीसी से 25 मैक्सिमम, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से 24 मैक्सिमम किसी किसी साल में आ चुका है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको मिनिमम 35 प्लस मार्क्स और मैक्सिमम 45 भी दे सकता है। तो ये है इस सब्जेक्ट्स का प्रायोरिटी। फिर हम आते हैं 4 स्टार सब्जेक्ट्स के ऊपर। 4 स्टार सब्जेक्ट्स भी कंसिस्टेंट सब्जेक्ट्स है, मतलब मिनिमम इसमें से आपको 10 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, 8 प्लस हम लोग पकड़ के चलते हैं, 8 प्लस मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 4 स्टार सब्जेक्ट्स भी थोड़ा सा वेटेज कम है। देखिए 5 स्टार और 4 स्टार में जो जो सब्जेक्ट्स आएगा ये कंसिस्टेंट है, मतलब इसमें से क्वेश्चंस हर साल आता है, किसी साल घटता नहीं है, हर साल एक एवरेजली मार्क्स आता है। ये 4 स्टार सब्जेक्ट्स में आपको 8 प्लस मार्क्स हर साल मिल जाएगा। और ये 4 स्टार इसलिए है क्योंकि इसका वेटेज कम है। 5 स्टार 4 स्टार दोनों ही कंसिस्टेंट है, लेकिन वेटेज थोड़ा सा 4 स्टार वाले का कम है। तो इसमें से 4 स्टार में भी जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है सर्वे एंड हाइड्रोलिक्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, 8 प्लस तो मिलेगा ही। फिर आपका आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का बात करें, इसको हम 4 स्टार सब्जेक्ट्स में इसलिए डाला है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ये देखिए 2010 तक एस्टिमेशन कॉस्टिंग सिलेबस में नहीं था, क्वेश्चंस आता नहीं था, लेकिन 2010 के बाद जब भी क्वेश्चंस आया हर साल इसका वेटेज बढ़ता गया है। पहला साल आया था 4 मार्क्स, फिर 5, 6, 7, 8, लास्ट टाइम 8 मार्क्स आया था। तो हर साल इसका वेटेज बढ़ रहा है। तो और हम इसको प्रेडिक्ट किए हैं कि ये सब्जेक्ट का वेटेज आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बिना कोई भी प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो इस सब्जेक्ट को एसएससी आगे आने वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 प्लस, इसलिए इसको 4 स्टार में हम लोग जगह दिए हैं। आप बोल सकते हैं क्योंकि 2010 तक ये सिलेबस में नहीं था, 0 मार्क्स आता था, लेकिन उसके बाद जब भी आया है मार्क्स बढ़ा है। इसके बाद हम लोग 4 स्टार में हम लोग जगह मिला है स्टील स्ट्रक्चर को। स्टील स्ट्रक्चर में आपको 8 प्लस मार्क्स का क्वेश्चंस देखने ही मिलेगा। इसमें 15 मार्क्स 16 मार्क्स भी आया है मैक्सिमम, लेकिन 8 प्लस मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें हम लोग ये जो 4 स्टार और 5 स्टार सब्जेक्ट्स का, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स मिला के आपका मिनिमम 65 प्लस मार्क्स आएगा, मिनिमम आ सकता है 65 प्लस मार्क्स। और अगर आपका लाख साथ दे तो आपको ये मैक्सिमम 72 प्लस मार्क्स दिला सकता है। 72 प्लस मार्क्स, 72 प्लस मतलब समझ लीजिए ये 75 तक भी जा सकता है। तो ये जो 5 स्टार और 4 स्टार वाला सब्जेक्ट है ये आपको मिनिमम 65 प्लस और मैक्सिमम 72 प्लस मार्क्स दे सकता है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, मैंने जैसे डिस्कस किया। और ये सब्जेक्ट्स बहुत कंसिस्टेंट है, हर साल कुछ ना कुछ आता ही आता है। और फिर हम लोग आता है 3 स्टार सब्जेक्ट्स में। तो 3 स्टार सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट्स को हमने जगह दिया है, जिसमें से सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स यानी जियोटेक्निकल, सॉइल प्लस फाउंडेशन जो मिला के होता है। तो इस सब्जेक्ट्स को हमने 3 स्टार में क्यों डाले हैं? देखिए इसका वेटेज तो है, अच्छा खासा वेटेज कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये बहुत फ्लैक्चुएटिंग सब्जेक्ट्स है, किसी साल ज्यादा आ गया, किसी साल कम आ गया, इसलिए फ्लैक्चुएट करता है। इसलिए हमको ये इसको 3 स्टार में जगह दी है। किसी साल हो सकता है आपका 15 मार्क्स आ जाए, किसी साल 5 मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपको 12-13 मार्क्स देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत इनकंसिस्टेंट है। हो सकता है किसी साल आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स मिला के जियोटेक्निकल, एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मिला के 10 मार्क्स मैक्सिमम आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमको इसको 3 स्टार में जगह दिया है, क्योंकि ये बहुत फ्लैक्चुएटिंग सब्जेक्ट्स है, बहुत इसका मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है, कभी ज्यादा तो कभी कम। जो 4 स्टार और 5 स्टार वाला सब्जेक्ट्स है वो बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार वाला तो बहुत ही कंसिस्टेंट है, ये आपको 15 प्लस मार्क्स मिनिमम आपको देगा। जो 4 स्टार वाला सब्जेक्ट है ये आपको 8 प्लस मार्क्स देगा, लेकिन ये जो 3 स्टार वाला सब्जेक्ट है कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और 4 स्टार सब्जेक्ट्स में मैंने जगह दिया है 2 सब्जेक्ट्स को, एक होता है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन में आपको मैक्सिमम 2-3 मार्क्स आएगा, हाइड्रोलॉजी में 1-2 मार्क्स आ सकता है। तो इसलिए इसका वेटेज बहुत कम है। ये कंसिस्टेंट तो है, 2-3 मार्क्स आपको दे देगा, कंसिस्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इसका वेटेज कम है, इसलिए हम इसको 2 स्टार में जगह दिए हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक एनालिसिस करें, तो अगर आपको प्रायोरिटी सेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 स्टार और ये जो 5 स्टार वाला सब्जेक्ट है इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ये आपको मिनिमम 65 प्लस मैक्सिमम 72 प्लस वेटेज दे सकता है। समझ में आया? तो ये है प्रायोरिटी। तो इसके हिसाब से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए कि ये जो 4 स्टार और 5 स्टार वाला सब्जेक्ट जो सर बोले इसको हमको ज्यादा टाइम पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। और 3 स्टार वाला सब्जेक्ट थोड़ा फ्लैक्चुएटिंग है, थोड़ा कम फोकस देके भी पढ़ सकता है, ठीक है।
तो दोस्तों ये तो बात हो गया सब्जेक्ट वाइज आप कैसे प्रायोरिटी देंगे, कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कौन सा सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम। देखिए मैं एक बात आपको क्लियरली बता देता हूं, आपको अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो आपको सारा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ देंगे, लेकिन हाँ अगर आपके पास टाइम कम है तो ये प्रायोरिटी सेटअप करके आप लोग पढ़ सकते हैं, और टाइम ज्यादा भी है तो थोड़ा सा प्रायोरिटी सेटअप करके पढ़िए। ऐसा ना हो कि सॉइल मैकेनिक्स को बहुत ज्यादा देख लिए और फिर आप आरसीसी और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, ज्यादा टाइम स्पेंड करना है कौन सा सब्जेक्ट्स के साथ। तो चलिए आप थोड़ा सा बात करते हैं एक सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट एनालिसिस सीख जाएंगे ना तो आपका बहुत एडवांटेज होगा, कम टाइम में आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट पे एग्जाम निकाल सकते हैं। तो पहले चलिए बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी बीएमसी का। इसमें क्या क्या टॉपिक आता है, इसमें टॉपिक आता है, पहला आपका टॉपिक आ जाता है सीमेंट, फिर आता है ब्रिक्स, फिर आता है लाइम, फिर आता है मोटर, फिर आता है वुड, फिर आता है एग्रीगेट्स एंड लास्ट में आता है कंक्रीट। जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है वो पूरा कंक्रीट को कवर करता है। तो हर के लिए कंक्रीट में क्या क्या पढ़ना है, कंक्रीट का बेसिक जो प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या टेस्ट होता है, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए सीमेंट का अगर बात करें तो सीमेंट का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट सीमेंट में रहता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, जैसे बॉक्स कंपाउंड्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चंस आता है। फिर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, सीमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आपको वुडन का बात करें तो वुडन का जो आपका वुडन का बेसिक क्वालिटीज क्या होता है, कौन सा वुड किस टाइप का होता है, फिर वुड का कटिंग, वुड का सॉइंग, फिर होता है वुड का सीजनिंग, ये सब चीज पढ़ना है। फिर अगर कंक्रीट में भी आपका एक सीजनिंग नाम का टॉपिक है, फिर कंक्रीट में वर्कबिलिटी क्या क्या होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ना है। फिर जैसे बात करें लाइम का, तो लाइम में बहुत सारा चीज होता है, लाइम का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सब आपको पढ़ना है, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बीएमसी में। अब अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या क्या ब्रिक्स का केमिकल कंपोजिशन होता है, फिर ब्रिक टाइप्स ऑफ क्लीन, कौन सा क्लीन में क्या क्या ब्रिक्स बनता है, कैसे ब्रिक्स बनता है, फिर ब्रिक को कैसे बनाया जाता है, वेदरिंग ऑफ ब्रिक, फिर मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, फिर ब्रिक का डायमेंशंस क्या होता है, ब्रिक का बेसिक प्रॉपर्टीज, वाटर एब्जॉर्प्शन, फिर स्ट्रेंथ, ये सब चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बीएमसी में देखिए कोई भी टॉपिक बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आपको छोड़ना नहीं है। फिर एग्रीगेट का अगर बात करें तो एग्रीगेट का क्या होता है, बहुत सारा टेस्टिंग होता है एग्रीगेट में, ये सब पढ़ना है, इंपैक्ट टेस्ट पढ़ना है, क्रैशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ना है, फिर फ्लेकिनेस इंडेक्स क्या होता है, इलोंगेशन इंडेक्स क्या होता है, ये सब पढ़ना है। पूरा एग्रीगेट्स का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ लेना है और जो टेस्टिंग होता है ये सब चीज आपको पढ़ लेना है। तो ये गया बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का टॉपिक्स के बारे में। फिर आता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सोम एक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस। पहले हम लोग बताते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या पढ़ना है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में बस आपको थोड़ा सा चीज पढ़ना है, एक डिटर्मिनेंसी इंडिटर्मिनेंसी। देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत मतलब बड़ा सब्जेक्ट है, वाइड सब्जेक्ट, लेकिन कुछ नहीं पढ़ना है। हम आपको बता रहे हैं एसएससी के लिए, एसएससी जेई के लिए कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। हम आपको यहां पर आईएएस समझाने नहीं आए, आईएएस के लिए तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एसएससी के लिए आप बोलेंगे सर बहुत सारा टॉपिक आप छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आता है, एक दो क्वेश्चंस आता है। मैंने पहले बताया आपको 100 में 100 नहीं लाना है, आप 80 ला पा रहे, ये बहुत ही अच्छा मार्क्स होता है। अब टॉप में भी आ सकता है अगर आपका रीजनिंग और आपका जो जीएस है वो पोर्शन अच्छा रहा तो। ठीक है, अगर 80 ला लेते हैं टेक्निकल में, बहुत टफ हो, मतलब 80 एक अच्छा खासा मार्क्स होता है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, मैंने बताया डिटर्मिनेंसी इंडिटर्मिनेंसी। दूसरा पढ़ना है जो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम्स होता है, उसका जो एसएफडी, बीएमडी या फिर डिजाइन करने का जो मेथड्स होता है, एक तो आपका आ जाता है फोर्स मेथड, दूसरा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो बस नाम याद रखना है कि फोर्स मेथड्स के अंदर क्या क्या चीज आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के क्या क्या चीज आता है, ये सब चीज पढ़ना है। फिर आपको बात करते हैं सोम में, तो सोम में क्या पढ़ना है, बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना है। फिर आपको पढ़ लेना है बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्शन, कंपाउंड स्ट्रेस स्ट्रेन, कॉलम एंड स्ट्रट्स, स्लोप डिफ्लेक्शन, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये सब टॉपिक आपको कवर करना है। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो चैप्टर है इसमें देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा डिजाइन है, लेकिन डिजाइनिंग पार्ट में आपको नहीं जाना है। ठीक है, आप मेरा बातों पे फोकस कीजिए, सब कुछ हो सकता है डिस्प्ले में ना आए, इसलिए बातें अच्छे से सुनिए। तो मैंने क्या बताया कि बहुत बड़ा बड़ा डिजाइन नहीं पढ़ना है, बस सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर का जो बेसिक डिजाइन होता है, जिसमें एक पॉइंट लोड डाल दिए, जिसमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाल दिए, या फिर जिसमें यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड डाल दिए, बस इतना का जो डिजाइन होता है। फिर आता है फिक्स्ड एंड मोमेंट, कि एक फिक्स्ड बीम में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, बेयरिंग लोड है या फिर पॉइंट लोड है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या क्या होता है। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक्स, बस इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज याद रखना है। इसके लिए आपको डिजाइनिंग कोई भी पार्ट नहीं पढ़ना है। आरसीसी में देखेंगे बहुत सारा डिजाइन है, कुछ नहीं पढ़ना है। हर एक चीज का डिजाइनिंग में जो सब इंफॉर्मेशन यूज होता है वो सिर्फ आपको पढ़ना है, डिजाइनिंग पूरा नहीं देखना है, क्योंकि ये एसएससी है और एसएससी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आता है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि डिजाइन पे। ठीक है, इसके बाद आपका जो चैप्टर है स्लोप डिफ्लेक्शन, इसमें आपको क्या पढ़ना है,
जस्ट बस मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूलाज होता है, जैसे एक कैंटिलीवर बीम है उसमें एक पॉइंट लोड लगाया, या फिर एक कैंटिलीवर बीम है उसमें एक यूडीएल लगाया, कैंटिलीवर बीम है उसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाया, सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर एक पॉइंट लोड है, या फिर यूडीएल है, या फिर यूबीएल है, तो उसमें मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या आता है वो चीज आपको पढ़ना है। बस इंफॉर्मेशन फॉर्मूला याद रख लेना है। उसके लिए बहुत सारा शॉर्टकट्स है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत सारा जगह से ढूंढेगा, बुक्स में भी शॉर्टकट्स मिल जाएगा। बस वो जो वैल्यूज होता है वो सब वैल्यूज आपको याद रखना है कि कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके अंदर एक पॉइंट लोड हो, या फिर यूडीएल हो, या फिर यूबीएल हो, बस ये 6 केस आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है ये याद रखना है। फिर अगर कंपाउंड स्ट्रेस में आपको मोर सर्कल बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, फिर जो बहुत सारा फॉर्मूला है प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये है सोम का बाद, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या अब चैप्टर्स में फोकस करेंगे। फिर आता है आरसीसी में। तो आरसीसी में देखिए, आरसीसी में बेसिकली क्या है, डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ स्लैब, डिजाइन ऑफ फुटिंग, फिर आपका आ जाता है डिजाइन ऑफ कॉलम। तो ये 4 बेसिक बड़ा टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहला चीज तो आपको एलएसएम और डब्ल्यूएसएम का बेसिक जो डिफरेंस और बेसिक थ्योरी आपको पढ़ लेना है। कभी कभी क्या है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी ऑप्शन के साथ दिया जाता है, डब्ल्यूएसएम एलएसएम का जो क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज और प्रिंसिपल्स होता है, बेसिक प्रिंसिपल जो है डब्ल्यूएसएम एलएसएम का वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको सिंगली और डबली रेनफोर्स बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, और जो आपका क्या बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये निकालना। लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, बैलेंस सेक्शन, ओवर एनफोर्स, अंडर एनफोर्स के लिए बस ये बेसिक चीज देखना है। सिंगली और डबली का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और जो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आता है ये पढ़ना है। फिर लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मतलब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ Fe 200 के लिए, Fe 250 के लिए, Fe 415 के लिए, जो आपका 0.53D, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है 0.48D, ये जब इंफॉर्मेशन है ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 0.138 FCK² जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये सब चीज आपको फोकस करना है अच्छे से। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं कि कौन सा टॉपिक में आप प्रायोरिटी दे। इसके बाद हम लोग अगर बात करें और टॉपिक, बीम डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है, बड़ा सा डिजाइनिंग नहीं करना है, स्लैब का बड़ा सा डिजाइनिंग नहीं करना है, कॉलम का बड़ा सा डिजाइन नहीं करना है। आरसीसी में एलएसएम डब्ल्यूएसएम का थ्योरी, सिंगली और डबली रेनफोर्स का बेसिक्स जो फॉर्मूलाज है, और कोडल प्रोविजन। IS 456 में बीम्स डिजाइन का क्या प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, स्लैब डिजाइन का क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, फुटिंग डिजाइन का क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और कॉलम डिजाइन का क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो बीम डिजाइन, स्लैब डिजाइन, कॉलम डिजाइन, फुटिंग डिजाइन का जो IS 456 में आपका जो कोडल प्रोविजन है, इसको आपको पढ़ना है। ये कहां से मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, जो जितना भी यूट्यूब होता है उसमें सर्च कीजिए IS 456 इंपॉर्टेंट प्रोविजन, उसमें आपको मिल जाएगा, ये सब चीज पढ़ना है। इसके बाद हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा 4 स्टार वाले सब्जेक्ट्स में, ये तो 5 स्टार वाला हो गया। 4 स्टार का अगर बात करें, पहला सब्जेक्ट लेते हैं सर्वे। तो सर्वे में क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है ये चीज बता देता है। सर्वे में जो बेसिक सर्वे होता है, टाइप्स ऑफ सर्वे, सर्वे क्यों करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वे, ये सब बेसिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर। फिर चेन सर्वे, कंपास सर्वे, फिर लेबलिंग, कंट्यूरिंग, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आपका 3 फॉर्मूलाज आता है, सिम्पसन्स रूल, ट्रापेजॉइडल रूल एंड मिड ऑर्डिनेट रूल, ये सब रूल्स पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कर्व्स, थ्योरी ऑफ थेडोलाइट, थेडोलाइट का जो बेसिक थ्योरी होता है, थेडोलाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, ये सब जो चीज होता है। फिर आपका मतलब फेस लेफ्ट फेस राइट क्या होता है, ये जो बेसिक्स जो इंफॉर्मेशन है थेडोलाइट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर टेकोमेट्रिक सर्वे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, ये सब सब्जेक्ट्स आपको बहुत, ये सब मतलब चैप्टर सर्वे के अंदर ये आपको पढ़ना है। और सर्वे आपको डिटेल्स में पढ़ना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सर्वे आपको डिटेल्स में पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट जैसे 5 स्टार वाला सब्जेक्ट पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, सर्वे आपको डिटेल्स में पढ़ना है। फिर अगर बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा चैप्टर्स का बात करें। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली फ्लूइड को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनामिक्स, एक होता है आपका काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स में जो बेसिक चैप्टर्स आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है फ्लूइड्स का। फिर प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जो यूट्यूब मैनोमीटर्स वगैरह होता है ना उसमें, तो ये सब चीज पढ़ना है, प्रेशर एंड इट्स मैनेजमेंट। फिर बायोन्सी एंड फ्लोटिंग, एंड फिर 4th चैप्टर आता है आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। फ्लैट सर्फेस में कैसा होता है, सर्कुलर सर्फेस में क्या होता है, वर्टिकल सर्फेस में, हॉरिजॉन्टल सर्फेस में, इंक्लाइंड सर्फेस में, ये सब पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर काइनेमेटिक्स का जो बेसिक्स थ्योरी होता है कि स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, फिर वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, ये सब चीज। फिर अगर डायनेमिक्स का चैप्टर्स में है, तो डायनेमिक्स में बर्नौलीज लॉ, ऑयलर्स लॉ। इसके बाद जो बर्नौलीज लॉ का जो एप्लीकेशन, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, ये सब चीज आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका जो मैथमेटिकल, वेंचुरी मीटर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, पिटोट ट्यूब का मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज कहां होता है, ये सब चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है फ्लो थ्रू पाइप्स, इसमें आपका वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस होता है, फ्रिक्शन लॉस, लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन, ये सब लॉसेस का जो बेसिक्स फॉर्मूला है ये सब पढ़ना है। फिर आता है आपका ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में क्या पढ़ना है आपको, जो इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, इकोनॉमिकल ट्रापेजॉइडल सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये इसका जो डिटेल्स है, इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज है, ये सब पढ़ना है। फिर आता है आपको वायर एंड नॉचेस।
तो एरर नॉचेस में बहुत सारा चीज होता है जो न्यूमेरिकल्स होता है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हो जाए, मैक्सिमम जो डिस्चार्ज का फॉर्मूलाज क्या क्या है, ये सब चीज आपको पढ़ना है। और एक चैप्टर है आपका हाइड्रोलिक्स में, जो हाइड्रोलिक्स मशीन्स होता है, ये आप छोड़ सकते हैं। ये आप जब ना पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा सिविल वालों के लिए, तो आप छोड़ सकते हैं। मैं बता सकता हूं कि आप छोड़ सकते हैं। इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आया 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आप बहुत सारा चीज पढ़ेंगे लेकिन उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस मिलेगा, ये कभी कभी नहीं भी आता है। तो पहले जो सब्जेक्ट्स हम लोग बताए जो डिस्प्ले हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, और पंप टरबाइन वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग से कहां से क्वेश्चंस आ जाए इसका कोई अनसर्टेनिटी है। तो पूरा सब्जेक्ट 5 स्टार में जैसे कुछ नहीं छोड़ सकते, इसमें भी आप कुछ नहीं छोड़ना है एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, ठीक है। बस क्या नहीं पढ़ना, ये जो बड़ा बड़ा डिजाइन होता है, सेप्टिक टैंक डिजाइन, वाटर मतलब रिजर्वायर डिजाइन, ये सब डिजाइनिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। बस बेसिक्स थ्योरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन होता है, फिर आपका जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में सेंटर लाइन मेथड, फिर आपका लॉन्गवॉल सॉडाल मेथड से ये सब चीज, जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, फिर लेंथ ऑफ स्टीरअप्स निकालना, फिर बार बेंडिंग शेड्यूल का थोड़ा बड़ा जो कंसेप्ट्स है, फिर एस्टिमेशन कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ना है। बड़ा डिजाइनिंग कोई नहीं करना है एस्टिमेशन में, लेकिन एस्टिमेशन थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एस्टिमेशन से आ रहा है और इसका वेटेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एस्टिमेशन में आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी दिखाई मिले, क्योंकि मैंने बताया कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो आपका प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत काम आता है। फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बाद हम लोग अगर बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में, अगर हम नेक्स्ट 4 स्टार सब्जेक्ट्स में जो स्टील स्ट्रक्चर है, तो स्टील स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, बेसिक जो बोल्टिंग, रिवेटिंग और वेल्डिंग का जो बेसिक्स फॉर्मूला है कि स्ट्रेंथ कितना होता है, बोल्ट वैल्यू क्या होता है, फिर एक वेल्डिंग का स्ट्रेंथ कैसे निकालता है, नेट एरिया कैसे निकालता है, बोल्टिंग का स्ट्रेंथ कैसे निकालता है, ये जो बेसिक्स है ये पढ़ना है। और बाकी जो चैप्टर्स है उसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे कंप्रेशन मेंबर होता है, टेंशन मेंबर, गैंट्री गार्डर्स, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको कोडल प्रोविजन पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ वेल्डिंग, बोल्टिंग एंड रिवेटिंग, और आपका क्या पढ़ना है, कोडल प्रोविजन। IS 800 का जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, आप अगर YouTube में लिखेंगे इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन ऑफ IS 800 आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज आपको पढ़ना है, बाकी किसी चीज में ध्यान नहीं देना है। जो चीज मैं बोल रहा हूं उसी चीज में फोकस कीजिए, अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। क्योंकि मैं कोई भी एग्जाम देने से पहले क्या करता था, मैं जब अपना टाइम पे प्रिपरेशन करता था तो पहले मैं एक सब्जेक्ट को अच्छे से एनालिसिस करता था, कि इससे मेरा टाइम बचता था और दूसरों को पीछे फेंकने में आसानी होता था। इसलिए पहला अटेम्प्ट पे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कि पहला चीज होता है सब्जेक्ट एनालिसिस। चाहे इसमें आपको 2 दिन 3 दिन टाइम क्यों ना वेस्ट हो, टॉपिक को अच्छा टॉपिक को ढूंढने, अच्छा कंटेंट को ढूंढने में 2-3 दिन क्यों ना लगे, आपका 2-3 महीने का जो लेबर है, 2-3 महीने का जो एफर्ट है, इसको घटा देता है। तो आप कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर पाता है। वही बच्चा अगर एनालिसिस ना करे तो ज्यादा टाइम पे कम प्रिपरेशन करता है। टाइम तो बहुत लगा है, 6 महीने टाइम लगा, लेकिन 50% प्रिपरेशन हुआ। वही प्रिपरेशन आप 80% कर सकते हैं 3 महीने टाइम लगा के एनालिसिस देके। इसके लिए हम लोग आपके साथ है, हम आपको गाइड करते रहेंगे। बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो नॉलेज होता है ना, बेसिक नॉलेज, वो शेयर करने से बहुत बढ़ता है। एक दूसरे का हेल्प कीजिए तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं उसको बता दूंगा उसको ज्यादा आ जाएगा, अरे कहीं ना कहीं से उसको पता मिल ही जाएगा। तो वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, हमको मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो इधर उधर का बातें हो गया। अब नेक्स्ट फोकस करते हैं थोड़ा सा जो 3 स्टार वाला सब्जेक्ट है इसके ऊपर। तो 3 स्टार वाला जो सब्जेक्ट्स होता है, तो इसमें आपका बेसिकली पहले बात आता है सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल मैकेनिक्स आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, मतलब जियो टेक्निकल में सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग 2 पार्ट है, इसमें आपको डिटेल्स में पढ़ना है। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इसका हर एक चैप्टर का वेटेज होता है, सभी चैप्टर इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो जितना भी चैप्टर्स आपका सिलेबस के अंदर है, वो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। हाँ, बड़ा जो डिजाइन है, बड़ा न्यूमेरिकल है, उसको आप बिग न्यूमेरिकल्स को, बिग डिजाइंस को आप अवॉइड कीजिए। बस इंफॉर्मेटिव पढ़ते रहिए, फॉर्मूला वाइज पढ़ते रहिए। और हाँ, सॉइल का जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है बेसिक प्रॉपर्टीज, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। बेसिक्स इंडेक्स प्रॉपर्टीज आप छोड़िए मत, क्योंकि ये सॉइल का जान है। अगर आप इंडेक्स प्रॉपर्टी छोड़ दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स छोड़ दिए, तो आप ना तो सॉइल मैकेनिक्स समझ में आएगा, मतलब पूरा मतलब जो जियो टेक्निकल है वो समझ में नहीं आएगा। तो जो ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छे से पढ़ना है, सॉइल का क्या क्या टेस्टिंग होता है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा जगह बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, पूरा जियो टेक्निकल का आपका बेस बनाता है। चाहे आप फाउंडेशन पढ़िए, सॉइल मैकेनिक्स पढ़िए, ये आपका बेस बनाएगा, ठीक है। तो ये बात हुआ सॉइल मैकेनिक्स का।
फिर अगर सॉइल मैकेनिक्स का बात हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखिए दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, एक होता है आपका ड्रिंकिंग वाटर का जो वाटर डिमांड्स होता है। पहले तो आ जाता है आपका वाटर डिमांड्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताते हैं। तो वाटर डिमांड्स में क्या कितना टाइप का डिमांड्स होता है, फिर आप फायर डिमांड्स क्या क्या होता है, फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स आप थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, उससे इंफॉर्मेटिव आ सकता है। और विभिन्न मतलब बहुत सारा डिमांड्स, जैसे फैक्ट्री का डिमांड्स क्या होता है, डोमेस्टिक डिमांड क्या होता है, ये सब चीज थोड़ा इंफॉर्मेशन पढ़ना है। फिर आपका आता है केमिकल एंड क्या बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर एंड सीवेज वाटर, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे डीओ हो गया, हार्डनेस हो गया, फिर पीएच हो गया, तो ये सब चीज जितना भी आप थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीवर डिजाइन में जो थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन होता है उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सीवर डिजाइन कैसे किया जाता है, इसका डिजाइनिंग पार्ट में जो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना है। और सबसे ज्यादा फोकस करना है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्यूरिफिकेशन क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, इसके अंदर क्या क्या मतलब स्टेज होता है, क्या क्या मेथड्स होता है वाटर को प्यूरिफाई करने का, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और वाटर का फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स, चाहे वो सीवेज वाटर हो और ड्रिंकिंग वाटर हो, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका हाईवे आ जाता है, रेलवे आ जाता है, एयरपोर्ट आ जाता है। तो पहले तो आपको एयरपोर्ट को पूरा पूरा छोड़ना है। फिर अगर रेलवे का बात करें तो रेलवे में बस आपको बेसिक्स जो रेलवे का चैप्टर है, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ जो रेलवे वाला चैप्टर है वो आपको छोड़ना है। इसमें आप बेसिक्स पढ़िए, जिसमें आपका क्या होगा, रेलवे का बेसिक्स क्रॉस सेक्शंस क्या होता है, फिर स्लीपर क्या होता है, फिर आपका जो रेलवे में रेल्स कितने तरह का दिखाई देता है, रेल्स का कैसे रेल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ हमारा इंडिया में, पहले रेल्स कब चला, ये छोटा छोटा जो इन्फॉर्मेशन है, ब्रॉड गेज क्या होता है, नैरो गेज क्या होता है, बहुत बुल हेड रेल क्या होता है, मतलब फ्लैट फुटेड रेल क्या होता है, तो ये सब के चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा, स्लीपर्स कितना टाइप का होता है, जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है रेलवे का बारे में, इसको आप जानकारी रखिए। फिर अगर बात करें हाईवे का, हाईवे में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा फोकस देना है जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में फोकस देना है। देखिए दोस्तों, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, सब चीज डिस्प्ले में नहीं आएगा, तो बातें अच्छे से सुनते रहिए, फोकस मत खोइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये जो वीडियो है, ये आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देगा और अच्छे से अच्छा मार्क्स करने का एक जरिया देगा। तो ये चीज आ जाता है। फिर हम अगर बात करता है इसका, तो ये तो हो गया, हमने बता दिया कि जियोमेट्रिक डिजाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जियोमेट्रिक डिजाइन के बाद अगर आपको पढ़ना है तो बिटुमेन वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ना है, बिटुमेन से बहुत क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट का, इसमें बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना है, क्या क्या पार्ट्स होता है इसका, जस्ट थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, बड़ा डिजाइनिंग पार्ट में नहीं जाना है। इसके बाद अगर बात करें आपका क्या बोलता है, इसके बाद हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आए, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग आप थोड़ा सा भी कम प्रायोरिटी देके भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कम आता है। लेकिन ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो बेसिक्स थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डिजाइन करने मत जाइएगा। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का। तो इसमें इरिगेशन का जो बात आता है, तो हाइड्रोलॉजी का देखिए कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन आएगा नहीं। थोड़ा सा इरिगेशन के बारे में बात करते हैं, तो इरिगेशन में क्या है, हम चैप्टर्स बता देते हैं। इरिगेशन में बेसिक्स, इरिगेशन कितना तरह का होता है, जैसे फारो इरिगेशन, फिर बॉर्डर फ्लडिंग, ये जो चीज होता है ना, टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड्स, डिटेल्स में तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो इरिगेशन का जो बेसिक्स मेथड्स है ये आपको पढ़ना है। फिर आपको इरिगेशन में बात क्या करना है, इरिगेशन का जो एक देखिए चैप्टर है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप और इरिगेशन एफिशिएंसीज। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप और इरिगेशन एफिशिएंसीज में आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, और फिर आ जाता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये आपको अच्छे से, तो इरिगेशन में क्या क्या हो गया, क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो गया, फिर आपका आ जाता है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, फिर बेसिक इरिगेशन मेथड्स और इरिगेशन का इंट्रोडक्शन, ये इतना पढ़ना है। तो दोस्तों ये था सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैंने कर दिया, और क्या क्या टॉपिक है ये आपको बता दिया। तो उम्मीद करता है जो मैं एनालिसिस किया ये आपका पढ़ाई में बहुत एड ऑन करेगा। आप थोड़ा सा फोकस देके मैंने जो चीज बताया उसी हिसाब से प्रायोरिटी सेटअप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप आगे प्रिपरेशन कैसे करें इसका आपका एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी सेट कर दिया और दूसरा सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो मैं जैसा बोला उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी करिएगा, मतलब प्रायोरिटी सेटअप कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको प्रेरणा मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। तो चलिए फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो को आप 100% काम में लगाएंगे, इंप्लीमेंट कीजिए, बस सुनना नहीं है, इंप्लीमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।